हेलो फ्रेंड्स, आर ओ जी एस पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम जो फरवरी 2024 में होने वाला है, उसी के लिए मैंने ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाया है और इसी तरह के मैं कंटिन्यू लाता रहूँगा। और आपको बता दूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो जिन जिन क्वेश्चनों की एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक है, वो सभी क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं और इसी तरह के आपके लिए लाता रहूँगा। और एग्ज़ाम में आप देखोगे कि काफ़ी क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे। तो मेरे साथ अब इसे अपना रियल प्रैक्टिस सेट यानी रियल एग्ज़ाम समझ करके इसे करने की कोशिश करना और देखना कितने कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं आपसे। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आपको सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में प्रावधान है, एक साइड में संविधान संशोधन है। तो देखना कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान जोड़ा गया है संविधान में। तो देखो, इसमें पहला है कि न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। दूसरा है इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना। तीसरा है इसमें मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष करना। और चौथा है इसमें उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ना। तो आपने 42वां संविधान तो काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा और इसको 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। और इसके द्वारा काफ़ी कुछ संविधान संशोधन किए यानी काफ़ी कुछ संशोधन किए गए थे संविधान में। जैसे कि आपको पता होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसी तरह से ये उद्देश्य का शब्द भी जोड़ा, उद्देशिका में ये पंथ निरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया था। तो याद रखो। देखो, अब इसे करने की कोशिश करते हैं, आसानी से हो जाएगा। डी का हो जाएगा 2 और 21 से 18 वर्ष की गई थी ये 61वें संविधान संशोधन से। सी का हो जाएगा 1 और संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार से हटाया गया था वो भी काफ़ी फेमस है। तो ये 44वें संविधान संशोधन से हुआ था 1978 में। पहले ये मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार और फिर इसे हटा करके 300A में कर दिया गया था इसके प्रावधान को और विधिक अधिकार बना दिया था। और बचा एक ये न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति परिसीमन, तो ये 38वें संविधान संशोधन से हो गया। तो इसी तरह से देखो, ए का 3, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 1 3 4 1 2 3 4 1 2 देख लो कौन से में है 3 4 1 2। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल 3 4 1 2। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखो, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको सुमेलित नहीं है वो छांटना है। 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है। देखो, नील हरित शैवाल क्या धान के खेत में पाए जाते हैं? राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम ये मटर के खेत में, या एजोटोबैक्टर गेहूं में पाया जाता है, या अजोला ये मक्का में। तो देखो, इसके लिए आपको बता दूं कि जो ये नील हरित शैवाल है ये तो पता होगा आप सभी को, सिंपल है। ये नील हरित शैवाल धान के खेत में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम ये मटर के पौधे में पाया जाता है, ये भी सही है। एजोटोबैक्टर ये गेहूं से संबंधित है। लेकिन ये जो अजोला जीवाणु है ये मक्का से संबंधित नहीं है, ये भी धान के खेत में ही पाया जाता है, यानी धान से संबंधित है। याद रखना, ये भी धान से संबंधित है। अजोला धान के पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ये बैक्टीरिया है अजोला। तो इस वजह से इसका ऑप्शन डी सही है, ये मिलान गलत है बिल्कुल। आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है, या फिर ऐसे समझ सकते हो किस पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता सर्वाधिक है, या पौधों की संख्या में या जीवों की संख्या में। तो इसकी जैव विविधता किस पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक है? इसमें ऑप्शन ए है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन बी है इसमें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी है इसमें शीतोष्ण पतझड़ वन, ऑप्शन डी है रेगिस्तानी झाड़ियाँ। तो बताओ किस पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वाधिक जैव विविधता है? तो इसकी बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में जो वर्षा होती है अधिकतर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है इस क्षेत्र में। और जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी, टेम्परेचर भी अधिक होगा, तो वहीं पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। याद रखना अच्छे से। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। अब ये भी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। उष्ण कटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन
कहाँ पर पाई जाती हैं? सुंदरवन में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में और साइलेंट वैली में। लगाओ दिमाग, 5 सेकंड है आपके पास। देखो चलो मैं बताता हूँ कि उष्णकटिबंधीय वन आपने देखा होगा, जो पश्चिमी क्षेत्र है यानी केरल का जो भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर अधिक वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक, या फिर मेघालय में या उत्तर पूर्वी भारत में होती है। तो याद रखना ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं साइलेंट वैली में। साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में। और शंकु वृक्ष पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। शंकु वृक्ष पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। इन वनों की पत्तियां छोटी होती हैं, मोटी होती हैं और नुकीली होती हैं, याद रखना। और कच्छ वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? कच्छ वनस्पति पाई जाती है आपकी सुंदरवन में। सुंदरवन में कच्छ वनस्पति और पतझड़ वन पाए जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में पतझड़ वन। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा शंकु वृक्ष 2, कच्छ वनस्पति, सुंदरवन 1, 4 2 1 3, 4 2 1 3। देखते हैं किसमें 4 2 1 3। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 4 2 1 3। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? देखो उसमें ये संविधान में पूछा है कि कौन सी राजनीतिक विशेषताएं भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में समानता रखती हैं। जो इसमें समानता नहीं है वो ऑप्शन नहीं लगाना है, जो समानता रखती हैं वो ऑप्शन छांटना है आपको। अब देखो इसमें क्या अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं दोनों संविधान में? क्या अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं? क्या राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है? क्या उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं? आपको बताना है। देखो चलो करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखो पहला स्टेटमेंट है, इसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, तो ये बिल्कुल समानता है। अमेरिकी सरकार में केंद्र के पास हैं अवशिष्ट शक्तियां और भारतीय संविधान में भी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। दूसरा है इसमें अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं, तो अमेरिका में ये मेल नहीं खाता है। ठीक है, नहीं सॉरी एक सेकंड में गलती कर गया। जल्दी देखो दोबारा देखते हैं कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, देखो अवशिष्ट शक्तियां अमेरिका में तो राज्यों के पास हैं, यानी अवशिष्ट शक्तियां अमेरिका में तो राज्य सरकारों के पास हैं, और जो भारत है भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। तो इस तरह से ये तो दोनों अलग हो गए, ये तो मेल नहीं है कोई भी। तो ऑप्शन ए और ये स्टेटमेंट 1 और 2 तो कट गए। तीसरा देखो इसमें राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, हाँ दोनों के पास है पॉकेट वीटो, भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के पास, दोनों के पास है। और चौथा है इसमें उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। देखो भारतीय जो उच्च सदन होता है राज्यसभा, उसमें तो मनोनीत सदस्य होते हैं, लेकिन जो अमेरिकी उच्च सदन होता है उसमें कोई मनोनीत सदस्य नहीं होता है, याद रखना। और अमेरिका में जैसे आपने देखा होगा 50 राज्य हैं, ठीक है 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों से 2-2 प्रतिनिधि होते हैं। अमेरिका में 2-2 प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य से होते हैं, लेकिन भारत में उच्च सदन है उसमें मनोनीत भी होते हैं, और अमेरिका में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पर कोई मनोनीत होता है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन स्टेटमेंट 3 सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए सही है इसका, क्योंकि केवल 3 ए में ही है। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा इसका, केवल 3। आगे देखो, भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व के निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए। भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व के निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए। केंद्र सरकार के कर राजस्व के निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर, तो इसमें ये देखना है। और इसमें क्या पूछ रहा है फिर आगे, सकल कर राजस्व के संदर्भ में घटते क्रम में निम्न में से कौन सा सही है। यानी जो भारत को कर की प्राप्ति होती है भारत में राजस्व में, वो देखना है सबसे अधिक किसके द्वारा होती है, उससे कम फिर घटते क्रम में छांटना है आपको। संघीय उत्पादन शुल्क से, निगम कर से, आयकर से, सेवा कर से। ये देखो इसमें तो याद रखना। चलो इसको करते हैं। सबसे अधिक जो कर राजस्व की प्राप्ति होती है भारत को निगम कर से होती है।
किससे? निगम कर से। और फिर निगम कर के बाद है आयकर से, यानी 2 हो जाएगा सबसे पहले, फिर 3 हो जाएगा। आयकर के बाद है फिर संघीय उत्पादन शुल्क से, फिर 1 हो जाएगा, और फिर 4 हो जाएगा सेवा कर से। याद रखना, सबसे अधिक होती है निगम कर से, उसके बाद आयकर से, फिर संघीय उत्पादन शुल्क से, फिर सेवा कर से। 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी। आगे देखो, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित हैं सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, या भूतापीय ऊर्जा से। फोटोवोल्टिक सेल, तो याद रखना फोटोवोल्टिक सेल जो है सौर ऊर्जा से संबंधित हैं। किससे? सौर ऊर्जा से संबंधित हैं फोटोवोल्टिक सेल। और ये ये जो फोटोवोल्टिक सेल हैं सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टिक सेल, याद रखना। और सर्वप्रथम सौर सेल का निर्माण किया गया था 1994 उसमें 1954 में। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कब? 1954 में। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित में से किस अंग में दर्द महसूस नहीं होता है? मानव का कौन सा अंग है जिसमें सुई चुभाएं तो उससे दर्द नहीं होगा? क्या त्वचा में, मस्तिष्क में, हृदय में, या नेत्र में? बताओ। तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मस्तिष्क में। अगर मस्तिष्क में आप सुई चुभाओगे तो दर्द आपको महसूस नहीं होगा। एकमात्र अंग है मनुष्य के शरीर का मस्तिष्क जिसमें सुई चुभाने पर भी दर्द महसूस नहीं होता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? बताओ, किस में खुर नहीं पाए जाते हैं? हिरण में, गीदड़ में, जेबरा में, या घोड़ा में? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। बाकी हिरण, जेबरा या घोड़ा, इसमें भी खुर पाए जाते हैं। लेकिन अब देखना, जेबरा के बारे में और अच्छे से देखने की कोशिश करना। मुझे ऐसा लग रहा है शायद जेबरा में भी खुर नहीं पाए जाते हों, पर देखना अगर पाए जाते हों, और मैं भी देखूंगा। लेकिन गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर लिखिए। तो आपको ये मिलान करना है इसमें, मतलब ये छांटना है। कालानुक्रम, पहले कौन सी चली फिर बाद में, उसी हिसाब से। सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा। ये वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना है और इसकी शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को। और मेक इन इंडिया भी फेमस है। इसकी भी स्थापना 2014 को की गई थी। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इसकी जो स्थापना की गई थी 25 सितंबर 2014 को की गई थी। 2014 को ही दोनों की गई, लेकिन ये सितंबर में, ये अगस्त में। अगस्त पहले आता है तो पहले तो ये 4 हो जाएगा, 3 बाद में आएगा, ठीक है। और ये अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन भी फेमस है। ये 2015 में की गई थी अटल पेंशन, 9 मई 2015 को अटल पेंशन। और सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना भी 2015 में शुरू की गई थी, लेकिन ये 29 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। योजनाएं तकरीबन 40-50 योजना फेमस हैं, वो अच्छे से रट लो आप। देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, और सुकन्या समृद्धि योजना 29 जनवरी 2015 को। तो इसमें सबसे पहले तो आएगा प्रधानमंत्री जन धन, तो सबसे पहले 4 हो गया। फिर आएगा इसमें मेक इन इंडिया 4-3, फिर आएगा इसमें जनवरी वाला आएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2। देख लो ऑप्शन कौन सा है, 4-3-1-2। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है, बिल्कुल 4-3-1-2। आइए देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपको सूची फर्स्ट से सेकंड का मिलान करना है। एक साइड में उद्योग लिखे हुए हैं और कहाँ पर उद्योग केंद्र है जहाँ पर उत्पादन किया जाता है उसका, और उसलिए प्रसिद्ध है वो केंद्र। देखो, खेल का सामान कहाँ पर मिलता है, तो ये भी फेमस है, आपने पढ़ा होगा। खेल के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। क्रिकेट बैट और भी सामान बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा। दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई उद्योग
ये भी फेमस है। ये बरेली में, बरेली उत्तराखंड से सीमा बनाता है। भारतीय उत्तर प्रदेश का जिला है बरेली। और पीतल का सामान, पीतल के सामान के लिए मुरादाबाद है। और लकड़ी की नक्काशी ये सहारनपुर में की जाती है। कहाँ पर? सहारनपुर में। सहारनपुर एकमात्र ऐसा राज्य जिला है उत्तर प्रदेश का जो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश से, याद रख लेना। देखो, खेल का सामान मेरठ में होगा, सबसे पहले आएगा 3। दिया सलाई ये बरेली में होगा, फिर आएगा 4। और पीतल का सामान ये मुरादाबाद में 1 आएगा। और लकड़ी की नक्काशी 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2 देख लो। 3 4 1 2, तो ऑप्शन बी सही है इसका, 3 4 1 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के व्यापार संतुलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देखना। इसमें स्टेटमेंट है और आपको फिर देखना है इसमें कौन सा सही है। भारत का व्यापार संतुलन 1949-50 से 2015-16 तक की संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक रहा था। देखो, संपूर्ण, ओनली, केवल और कंप्लीट, यानी ऐसे वर्ड लग जाएं तो समझ लेना उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है अधिकतर गलत होने की होती है, तो इसे तो छोड़ो। आगे देखो, दूसरा है इसमें, भारत का व्यापार संतुलन 1949-50 से 2015 तक की संपूर्ण अवधि के लिए धनात्मक रहा था। ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन उसमें धनात्मक है, उसमें ऋणात्मक, इसमें धनात्मक, तो इस वजह से इसको भी छोड़ दो। आगे देखो, सी है इसमें, भारत का व्यापार संतुलन 1972-73 तक, 72-73 तथा 76-77 के 2 वर्षों को छोड़ करके इन 2 वर्षों में धनात्मक रहा था। बाकी सभी वर्षों में 49-50 से 2016 तक संपूर्ण अवधि में ऋणात्मक रहा था। तो ये बिल्कुल ठीक है, याद रखना स्टेटमेंट इसका सी सही है। फिर भी डी को देख लेते हैं कि भारत का व्यापार संतुलन 1972-73 तथा 76-77 2 वर्षों को छोड़ करके इसमें धनात्मक रहा था, ये पूछ रहा है बाकी सभी वर्षों में, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा जो भारत का व्यापार संतुलन है वो अधिकतर नेगेटिव ही रहता है। और व्यापार संतुलन किसे कहते हैं ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, व्यापार संतुलन कहते हैं कि देश में 1 वर्ष की अवधि में जो आयात और निर्यात किया जाता है, 1 वर्ष के अंतर्गत जो आयात और निर्यात किया जाता है और उसका जो अंतर निकलता है ना, उसी को व्यापार संतुलन कहा जाता है। यानी अगर व्यापार में अगर निर्यात अधिक है और आयात कम है तो वो तो धनात्मक में आएगा। अगर निर्यात कम है और आयात अधिक है तो फिर ऋणात्मक में हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा भारत का तो निर्यात कम है और आयात अधिक है, तो इसी वजह से अधिकतर चांस नेगेटिव संतुलन के होते हैं। तो इसी वजह से याद रखना 2 वर्ष ऐसे हैं, 72-73 और 76-77, जिन 2 वर्षों में भारत का व्यापार संतुलन धनात्मक रहा था। बाकी 72-73 उससे 1950 से 2015-16 तक या फिर अभी तक देखें तो अधिकतर नेगेटिव ही रहा है, याद रखना अच्छे से। तो ऑप्शन सी सही है इसका। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे की जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसमें यह पूछा है। करों में कमी हो जाती है, मजदूरी में बढ़ोतरी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी या मुद्रा आपूर्ति में कमी। बताओ, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना इसमें इसका ऑप्शन सी सही है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। यानी जब घाटे की वित्तीय व्यवस्था रहती है तो उस टाइम मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। और मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी क्वेश्चन, याद रखना अच्छे से इसको, क्योंकि इसके तहत बजटीय घाटे की पूर्ति जो होती है वित्तीय व्यवस्था अतिरिक्त नोट निर्गमन के द्वारा होती है। याद रखना इसकी जो फिर घाटे की पूर्ति करते हैं तो यानी नए नोट छापते हैं, मौद्रीकरण करते हैं, उससे और मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो काफ़ी हानिकारक होती है ये स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए। आगे देखो, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति। गरीबी हटाओ का सबसे पहले नारा यानी गरीबी हटाओ कब दिया गया था ये बता दो पहले। तो बता दूं, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो छठी पंचवर्षीय योजना में जो चली थी 1980-85 से, उसमें दिया गया था। ठीक है, कब? 80-85 में। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1900
1969 में किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में 14 बैंकों का। और हरित क्रांति हुई थी 1966 में, 1966-67 में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें हरित क्रांति आएगा 3, फिर आएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1, 3, 2 और 1। 3, 2, 1 देख लो ऑप्शन में, 3, 2, 1 ऑप्शन भी सही है इसका बिल्कुल। अब आगे देखो 15वां क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का CaCO3। आप देख लो ऑप्शन है आपके सामने। तो बता दूं, ये बेकिंग सोडा जो होता है खाने वाला सोडा होता है, इसी को बेकिंग सोडा कहा जाता है। और इसको फिर कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेकिंग सोडा खाने का सोडा होता है। और इसका सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3। ऑप्शन डी सही है इसका बिल्कुल। और देखो CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है, CaCO3। और Na2CO3 Na2CO3 जो होता है उसको क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट या फिर धावन सोडा कहा जाता है Na2CO3 को। और इसमें दिया हुआ है ऑप्शन बी में CaOH2 को कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इन्हें रट लेना अच्छे से। बेकिंग सोडा कहा जाता है NaHCO3 को, यानी खाने के सोडा को, सोडियम बाइकार्बोनेट को। आगे देखो, अब भी मिलान करना है इसमें सूची फर्स्ट का सेकंड से। विटीकल्चर किससे संबंधित है? वेजिकल्चर, पिसिकल्चर, ओलेरिकल्चर। अब मिलाओ देखो। विटीकल्चर, विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका मिलान करेंगे तो इसका ए का हो जाएगा 4। और वेजिकल्चर, वेजिकल्चर जो है वृक्षों की कृषि से संबंधित है, बी का हो जाएगा 3। पिसिकल्चर ये भी इम्पोर्टेंट है, पिसिकल्चर जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। और ओलेरिकल्चर ये सब्जी से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ए का 4, बी का हो जाएगा 3, सी का 2, यानी 4, 3, 2, 1। और बता दूं इसके अलावा ये तो चारों हो गए, इसके अलावा एक पोगोजोली भी होता है, पोगोजोली, उसमें किया जाता है फलों की खेती। और एपीकल्चर ये भी पूछा जाता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, एपी। और एरोपोनिक, एरोपोनिक जो होता है हवा में, एयर माने हवा, तो एरोपोनिक। और मोरिकल्चर, मोरिकल्चर जो होता है सहतूत की खेती। ठीक है, याद रख लेना। अब देखो 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन भी सही है बिल्कुल। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। आगे देखो, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है देखने के लिए। जो मानव की आंख होती है वो स्पष्ट कितनी दूरी तक देख सकती है? न्यूनतम दूरी बताओ। तो बता दूं इसका ऑप्शन डी सही है, 25 सेंटीमीटर तक जो मानव की आंखें होती हैं वो स्पष्ट रूप से देखने के लिए होती हैं, यानी देख सकती हैं स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर तक। और जो मनुष्य की आंख होती है उसका जो लेंस होता है, या फिर ऐसे कह सकते हो उसका जो कैमरा होता है आंख का, वो 576 मेगापिक्सल का होता है। मनुष्य की आंख का 576 मेगापिक्सल का। और अगर एक चीज़ और देखो कि मनुष्य की आंख कितने अंश तक देख सकती है। ऐसे देखो, सामने खड़े हो जाओ और देखो कितने का कोण बना के देख सकती है, या फिर कितने अंश की दूरी तक देख सकती है। आर पार दोनों साइड देखोगे 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन 180 नहीं देख पाती है। मनुष्य की जो आंख होती है वो 150 डिग्री तक देख सकती है, याद रखना। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है क्या? मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, या वायु प्रदूषण होता है? तो देखो ये तो सिंपल है आपके लिए।
देखो ये सिंपल हो जाता है क्वेश्चन की, जो उर्वरक का प्रयोग होता है वो मृदा में होता है, ठीक है। और मृदा की सिंचाई भी की जाती है यानी जल के द्वारा। तो जब सिंचाई की जाती है तो उसका वाष्पीकरण भी होता है टेम्परेचर के द्वारा। जब वाष्पीकरण होता है तो उसी के साथ ये उर्वरक चले जाते हैं, तो उससे वायु प्रदूषण भी होता है। और जब सिंचाई होती है तो वो जल में भी चला जाता है, जल प्रदूषण भी होता है, मृदा में तो होता ही है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे देखो 20 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान या झील? देखो झील जो होते हैं ये भी प्राकृतिक होते हैं, घास का मैदान होता है ये भी प्राकृतिक होता है, वन भी प्राकृतिक, लेकिन ये जो धान का खेत होता है ये तो हर साल बोया जाता है ना धान, तो ये तो कृत्रिम रूप से होगा। तो याद रखना इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो धान का खेती ऑप्शन ए सही है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बाकी सभी गलत हैं, एक सत्य है, वो छांटना है आपको। गन्ने के रस का किण्वित करने पर सिरका बनता है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके के एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, या सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो याद रखना इसका ऑप्शन बी सही है बिल्कुल, बाकी सभी गलत हैं। ऑप्शन बी में क्या है? सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, सिरका जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल होता है, बाकी सभी गलत हैं, ठीक है, याद रख लेना। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। आगे देखो 22वां, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4, NO2 या O2? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है 22 में पूछा है। अब देखो कितना आसान है, इसमें ऑप्शन देखो कि O2 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसी भी तरह से हानिकारक हो सकती है? ऑक्सीजन तो मनुष्य को चाहिए अधिक से अधिक मात्रा में, तो सिंपल है इसका ऑप्शन। ये ग्रीन हाउस गैस कहाँ से होगी? O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सबसे अधिक है। CH4 मीथेन, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी पढ़ी होगी आपने, जैसे एयर कंडीशनर जो वो होते हैं उपकरण, उस सभी में होती है, AC में, वायुयानों में, या फोम के जितने भी उपकरण होते हैं सभी में ये क्लोरोफ्लोरो होती है, ठीक है। तो याद रखना O2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। आगे देखो प्रकाश वोल्टिक सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टिक सेल जो होते हैं, सौर सेल, थर्मल सेल, सर्वल सेल, मोलर सेल। तो सिंपल है, प्रकाश वोल्टिक सेल जो होते हैं सूर्य सौर ऊर्जा से संबंधित हैं, तो सौर सेल होते हैं। आगे देखो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो मिला था किस लिए मिला था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के लिए, विशेष सापेक्षिक सिद्धांत के लिए, या बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार? तो याद रखना जो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था वो ऑप्शन ए सही है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था आइंस्टीन को 1921 में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था इन्हें, ठीक है, याद रखना प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, अब इसमें भी सही कथनों का वो करना है आपको, छांटने हैं कौन कौन से सही हैं इसमें। सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। फ्लेवर दूसरा है इसमें, फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। तीसरा है फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक सरड़ी का अभाव होता है। तो देखो इसमें कौन सा सही हो सकता है। चलो दोबारा देखते हैं। सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। हाँ ये बिल्कुल सही है, फ्लेवर सेवर टमाटर था सबसे पहला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक
कृत फसल फ्लेवर सेवर टमाटर थी। दूसरा है फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, ये भी सही है इसका। तीसरा देखो, फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक सरणी का अभाव होता है। ये देखो, ये गलत है। ठीक है, तो इस वजह से इसका ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन ए सही है 25 का। आगे देखो 26 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का महान्यायवादी? तो याद रखना इसका ऑप्शन डी सही है। जो भारत का महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, और सीएजी होता है ये लेखों की जांच करता है, याद रखना। और इसका जो संविधान में उल्लेख है 148 से लेकर के 151 तक सीएजी के बारे में प्रावधान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य चुनाव आयुक्त ये भी होते हैं, निर्वाचन आयुक्त। आगे देखो 27 है आपके सामने, भारत के सभी राज्यों को विश्व के अलग अलग देश मानकर मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग में इन राज्यों को संबंधित देश की रैंकिंग से मिलान करें। चलो इसे छोड़ो क्योंकि ये रैंकिंग तो हर साल चेंज होती रहती है, ये पुरानी रैंकिंग है इसमें। ये देखो 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, कुडप्पा, गोंडवाना और धारवाड़। ये देखो ये जो चट्टानें हैं सभी प्री कैम्ब्रियन काल की हैं, प्री कैम्ब्रियन की। इसमें सबसे पहले जो थी वो धारवाड़ थी, उसके बाद कुडप्पा, फिर विंध्याचल, विंध्यन, फिर गोंडवाना। तो इसमें याद रखना गोंडवाना सबसे नवीनतम है और ये कोयले के उत्पादन के लिए फेमस है इंडिया में, और 90% जो कोयला है भारत में इसी से उत्पादन किया जाता है। गोंडवाना चट्टानों से 98% कोयले का उत्पादन गोंडवाना से किया जाता है भारत में। और भारत में बिटुमिनस किस्म का जो कोयला है सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। आगे देखो 29 नंबर है, अब इसमें छांटना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो 3 सही है इसमें और 1 सुमेलित नहीं है, ये छांटना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 है ये, एक सेकंड। अब देखो इसमें ये पवनें हैं, ये इसका मिलान करना है कि कहाँ पर चलती हैं ये पवनें। देखो इसमें आपके सामने फोब, ये पवन जो है आल्प्स पर्वत में यानी यूरोप के क्षेत्र में। आल्प्स पर्वत कहाँ पर पड़ता है? आल्प्स पर्वत जो है ये पड़ता है यूरोप में। ठीक है, एटलस कहाँ पर पड़ता है? एटलस है आपका पश्चिमी अफ्रीका में, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, मोरक्को साइड में। ठीक है, याद रखना। और ये बोरा पवन जो है ये पोलैंड में चलती है, पोलैंड भी मध्य यूरोप में पड़ता है। और मिस्ट्रल जो पवन है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये कहाँ पर चलती है? ये फ्रांस में चलती है। ठीक है, कहाँ पर? फ्रांस में। ये गलत है इसका मिलान, ये राइन घाटी में नहीं, फ्रांस में। और खमसिन ये मिस्र में चलती है। ठीक है, तो याद रखना इसका ऑप्शन सी गलत है, बाकी सभी सही हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, दर्रे हैं आपके सामने और किससे होकर के लेह जाने का रास्ता है ये पूछा है इसमें, कौन से दर्रे से? क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका सही जवाब है जोजिला जो दर्रा है उससे होकर के